दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार पे आज हम महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत की स्थिति पे बात करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ में दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो पदाधिकारी और प्रवक्ता दोनों ही मौजूद है। एक तो शिवसेना उदय गुट से है और एक एनसीपी अजीत दादा गुट से है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने तारुफ़ करना चाहूँगा, या मैं तारुफ़ करूँ उससे बेहतर है कि वो अपने पूरे सियासी समीकरण के बारे में और सियासी कैरियर के बारे में बताए आपको। तो मैं आपके सामने रवि भाई को सबसे पहले दावत देता हूँ। तो रवि भाई पहले आप अपने बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम यहाँ पर आके अपनी बात आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकते हैं। मेरा नाम रवि पराते है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मध्य नागपुर का अध्यक्ष हूँ। नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने का हम लोग काम करते हैं। तो रवि भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। अभी थोड़ा सा घर में बंटवारा चल रहा है, इसलिए अलग अलग है। नहीं, देखिए, बंटवारा घर का तो नहीं बोल सकते। हाँ। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हर 3 साल में राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्शन होते हैं और इस बार भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 3 साल के बाद में माननीय अजीत दादा को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अधिकृत अध्यक्ष चुना गया है। उनके नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चल रही है। हमारी राष्ट्रवादी पार्टी कोई भी गुट वाली पार्टी नहीं है, हम अधिकृत पार्टी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हम महाराष्ट्र में चला रहे हैं। ओके। और मेरी दाहिनी जानिब बैठे हैं अविनाश लोखंडे जी, जो शिवसेना उदय गुट से आते हैं। अविनाश भाई, कब से आप सियासत में हैं? सबसे पहले खान साहब धन्यवाद। मैं पिछली 17-18 साल से मैं शिवसेना के साथ में निष्ठा से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और आज तक मैं युवा सेना में, शिवसेना में 17-18 साल से, मतलब 1 साल में आप बालिग हो जाएंगे शिवसेना में। बराबर है। बात ऐसी है सर कि मैं जब से जुड़ा हूँ जी, मैं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी, और बाळासाहेब ठाकरे की विचारधारा से मैं जुड़ा हूँ। जी। उनकी विचारधारा, उनके काम करने की शैली और हिंदुत्व के लिए उन्होंने आज तक क्या किया, मुंबई में क्या किया, ये सारी चीज़ें मैं छोटा होते हुए पढ़ा। मैंने उस समय मैं राजकारण में नहीं था। मैंने सारी चीज़ें और उनकी काम की शैली पूरी अपने दिमाग में रखी। जी। और क्या किया महाराष्ट्र के लिए बाळा साहब ने, जी, वो सब सोच के मद्देनज़र रखते हुए मैं शिवसेना में प्रवेश किया और मैं उनकी विचारधारा पे आज तक चल रहा हूँ। जी। हमारे साथ एक और शिवसेना उदय गुट से ही एक महिला पदाधिकारी मौजूद है, सोनकुसरे मैम है उनका नाम। सारिका मैम, आप कब से सियासत में हैं? सर, मेरा नाम सारिका सोनकुसरे है, उपजिला प्रमुख शिवसेना महिला आघाड़ी उद्धव ठाकरे गट से। मुझे अभी 9 से 10 साल हुए शिवसेना गट में, और मैं पहले शाखा प्रमुख इसमें थी, तो अभी मैं उपजिला प्रमुख में हूँ। चलिए, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, चर्चा में आप सब बने रहे हमारे साथ। चर्चा बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है क्योंकि सामने हमारे महायुति और महाअखाड़ी के लोग मौजूद हैं। अब 2 पे 1 भारी होता है कि 1 पे 2 भारी होता है, ये देखना होगा अब अपने अपने पक्ष को रखने में। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस इनकलाब समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप घंटी वाला बटन नहीं दबाएंगे तो हमारे हर वीडियो का सीधा नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। और ऐसी गर्मा गर्म बहस के साथ साथ बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो और बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो है वो आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं महाराष्ट्र में जो मौजूदा सियासी उथल पुथल हो रही है सरकार में। तो सरकार की पार्टी से जो नुमाइंदे अभी हमारे पास में हैं और एक अपोजिशन की पार्टी से नुमाइंदे हैं, तो सरकार का पक्ष सुनते हैं। सरकार का क्या पक्ष है? सरकार टिकने वाली है, 3 महीने चलने वाली है कि 2-4 दिन में जाने वाली है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप तर्क वितर्क जो लगा रहे हैं जी। ये मुझे लगता है कि ये मीडिया का सरकार जाने वाली है। सरकार जाने वाली नहीं है। सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगी। तो अजीत दादा तो नाराज चल रहे हैं ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक भी कोई भी स्टेटमेंट उनका महायुति के लिए नाराज का है नहीं। मोदी सरकार ने सेंट्रल में उनको है तो सीट नहीं दी, अच्छे पोर्टफोलियो नहीं दिए, मंत्री पद अच्छे नहीं दिए, सारा कुछ तो मीडिया में है। देखिए, मैं आपको
बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी के साथ में महायुति में शामिल नहीं है, तो महायुति में और भी पक्ष है जिनके मतलब आप कुर्बानी दे रहे हैं? अच्छे खासे खासदार, कोई भी कुर्बानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी हमें एक मंत्री पद केंद्र में दे रहे थे, लेकिन माननीय अजीत दादा ने बड़ा दिल वहाँ पर रख कर उन्हें बताया कि हम वेट एंड वॉच करेंगे, हम कैबिनेट पद पे वापस आएंगे करके। तो अविनाश भाई, ये दिल बड़ा रखा गया या डर के चलते हुआ? मैं ये समझता हूँ जो हौसला जी महाराष्ट्र के भले के लिए हमारे उद्धव साहब ने पिछले साल दिखाया, रिजाइन देके इस्तीफा देके, जी जिस समय शिंदे साहब ने बगावत की, जी महाराष्ट्र के जनता के साथ में खेला किया, जी किसी की परवाह ना करते हुए जी अपने खुद के फायदे के लिए जो पार्टी के दो फाड़ करे। अच्छा, एक प्रबोला पार्टी के दो फाड़ कर दिए या पार्टी के पेट में खंजर घोप दिए? दोनों चीज़ें बोल सकते हैं अपन। खंजीर तो खंजर का प्लेटफॉर्म है, खंजीर बोला जा सकता है यहाँ। खंजीर तो घोपा है। अच्छा, ये तो इसमें नो डाउट, ऐसा आप लोग कहते हैं कि आपके पीठ में खंजर घोप दिया गया है? हाँ जी। उसका मुख्य कारण ये है खान साहब जी कि एक मर्द में एक शैली होती है कि चार लोगों में चिल्ला के बात करते हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन शिंदे साहब ने ये नहीं किया। जो विधान परिषद के इलेक्शन हुए, राज्यसभा के इलेक्शन हुए, उसमें भी इन्होंने बगावत के सुर निर्माण किए थे। उसके बाद में इनकी सारी कार्यप्रणाली पे शंका, एक कार्यप्रणाली शंका के रूप में दिखने लगी थी। और ये जो इनका जो अंदरूनी जो मामला चल रहा था, ये पिछले कई दिनों से, कई महीनों से चल रहा था, और उन्होंने एक नामर्दगी दिखा के जो पहले सूरत और सूरत से गुवाहाटी और तो अविनाश भाई, जैसा कि अभी मौजूदा सिनेरियो चल रहा है उदय ठाकरे गुट और शिंदे गुट के बीच में, और साथ में अजीत दादा पवार सरकार में है, अजीत दादा की भी गुट सरकार में है, 3 गुट सरकार में है, 3 गुट अपोजिशन में है। तो आप अपोजिशन के गुट का हिस्सा है, तो अभी आपका क्या मतलब उस पर ये है कि मौजूदा वक्त में सरकार महाराष्ट्र की सही चल पा रही है या नहीं चल पा रही है, या महाराष्ट्र की सरकार को काउंटर करने के लिए शिवसेना या आपका गुट क्या कर रहा है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इनका जो 2 साल से बैठी हुई है सत्ता में जी, इनका कोई निर्णय हो नहीं रहा है जी, किसान लोगों के बारे में कोई निर्णय नहीं है जी, किसी लेवल पे आप देख लो महाराष्ट्र का विकास जी, ये मात्र तोड़ फोड़, हम कैसे बचे, बस यही राजकारण 2.5 साल से चल रहा है। तो वो तो रवि भाई ने बता दिए ना कि लोकशाही में ये सब चलता है, लोकशाही में धोखा देना, खंजर घोपना, छोड़ के चले आना, पार्ट कर देना, ये सब चलता है। रवि भाई का तो बोलना है ये नहीं, ये ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आज राजकारण कर रहे हो आप जी, ना किसानों की कोई आप डिमांड पूरी कर पा रहे हो, ना आपको 7/12 कोरा कर पा रहे हो, ना आपकी निधि दे पा रहे हो। आज जो मौजूदा जो लोकसभा में जो निर्णय हुआ है, ये पूरा किसानों का रोष, इसीलिए इनको नकारने में आया हुआ है। और हमारे उद्धव साहब को एक ऊर्जा के रूप में जो हमें 9 से 10 सीट मिली हुई है, ये खुद के बदौलत है ना। आज ये लोग बोल रहे थे कि मोदी के फोटो पे उद्धव ठाकरे ने पिछले वक्त 18 सीट जीती है, आज किसी का फोटो लगा हुआ नहीं था, मात्र हमारे बाला साहेब ठाकरे और उनके बच्चे लाड़के, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब, हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे ने जो लड़ाई करी, वो लड़ाई का पूरा श्रेय उनको जाता है, ये मैं समझता हूँ। तो रवि भाई, जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं और लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा करारी हार अगर किसी की हुई है महाराष्ट्र में, तो अजीत दादा गुट की हुई है, क्योंकि बाकी सभी गुटों ने कुछ ना कुछ अच्छे नंबर गेन कर पाए। भले से बीजेपी 2 डिजिट से 1 डिजिट में आ गई है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिर अजीत दादा पवार मतलब एक किस्म से खाते के बाहर भी नहीं जा पाए? देखिए, हमारी पहली बात तो हमारी 4 सीटें महाराष्ट्र में लड़ी। अच्छा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुनील तटकरे जी जब दादा, जैसे कि अभी न्यूज़ वाले प्रोपोगंडा करते हैं कि गुड गुड गुड, जैसे हम लोग बोलते हैं, प्रोपोगंडा न्यूज़ वाले क्यों करेंगे? गुट तो आपने बनाया ना, गुट तो आपने किए ना, आपने अजीत दादा गुट किया, आपने शरद पवार गुट हम पहले से बोलते हुए आ रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेंगी। मतलब फाउंडर जो है शरद पवार जी, उनकी पार्टी नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष
सारे फाउंडर नेता बैठकर ही डिसाइड करते थे। तो शरद पवार जी क्या है फिर? पटेल माननीय शरद पवार जी क्या है? शरद पवार जी हमारे दैवत है। शरद दैवत है तो मतलब मार्गदर्शक पार्टी नहीं है उनकी? शरद पवार जी की पार्टी थी ना अभी तक के। तो अभी पार्टी शरद पवार जी की नहीं है? पार्टी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में रवि भाई पहले जवाब दीजिए, शरद पवार जी की पार्टी अब नहीं है क्या? राष्ट्रवादी, देखो ऐसा है कि शरद पवार साहब ने अपनी एक दूसरी नई पार्टी खोली हुई है। अच्छा, आप वो पार्टी का क्या नाम है? हो वो पार्टी का क्या नाम है? उनके राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो पार्टी का नाम क्या है? उनके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वो पार्टी का नाम क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार। और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अजित पवार नाम नहीं है। हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी था। हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो लोगो था, चुनाव चिन्ह था, वो घड़ी थी जो कि चुनाव आयुक्त ने हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पार्टी को दिया हुआ है, और वो है। और हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, देखिए हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित दादा इसलिए है क्योंकि इसके पहले भी जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 4 में से 4 सीट भी नहीं चुना के ला पाए अपनी, फिर कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके जो 4 में से 1 ही सीट ला पा रहे, वो भी इतने कम मार्जिन पे? आप मार्जिन देखोगे वोटों की, तो जहां जहां पर हमको वोट मिले हैं, एक बारामती छोड़ो आप, तो हमारे को हर जगह से जो है वो सिर्फ 10,000 और 12,000 के वोटों पे ही हार जीत हुई है। ठीक है, लेकिन बारामती जो है, अब बारामती में शरद चंद्र जी पवार जी की जो राष्ट्रवादी है, उन्होंने भावनात्मक कार्ड वहां पर खेला। उन्होंने ये दिखाया कि पवार साहब जो है, अब पवार साहब का ये आखिरी इलेक्शन है, पवार साहब इसके बाद में शायद रह सकते नहीं। आप लोगों ने काउंटर कर देना था कि पवार साहब के अभी और 2 इलेक्शन बाकी है करके। नहीं, हमने किया ना, हमने किया, लेकिन जो भावनात्मक कार्ड उन्होंने खेले, जो उन्होंने एकदम लोगों को भावनात्मक कर दिए थे वहां पे कि पवार विरुद्ध पवार का ये इलेक्शन है करके, जबकि ये पवार विरुद्ध पवार का इलेक्शन नहीं था, ये पवार विरुद्ध सूड़े का इलेक्शन था। अच्छा। सुप्रिया ताई वहां पर जीत कर आई हमारी, लेकिन सुप्रिया ताई जो है, सुप्रिया ताई ये सूड़े है, जो कि पहले पवार फैमिली में थी, लेकिन अभी उनका जो ओरिजिनल सरनेम आप देखोगे तो उनका सरनेम सूड़े है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हिंदू संस्कृति में बेटी जो है बाप की उत्तराधिकारी नहीं बन सकती है, इसलिए आप है तो मैंने ऐसा आप सूड़े वर्सेस पवार कर रहे हैं ना अविनाश भाई, ये सही है कि नहीं? सूड़े वर्सेस पवार हो गया है, मतलब आप हिंदू पद्धति में बेटी को बाप का उत्तराधिकारी मानने की प्रथा आज भी नहीं है। रवि साहब के प्रश्नों से ये साफ मैसेज है। मैं नहीं समझता। आज मेरी बेटी है, अगर मेरी बेटी, मैंने उसको जन्म दिया हो, तो ये बाप का अधिकार होता है कि मैं उसके लिए कुछ करूं। तो महबूबा मुफ्ती तो अपने बाप की पार्टी की उत्तराधिकारी है, सुप्रिया सुड़े नहीं है, ऐसा इनका रवि भाई का कहना। नहीं, ये गलत है। ये गलत ये है कि ये अजित दादा पवार और सुप्रिया सुड़े ये एक परिवार से होने से लड़ाई रोड पर आई हुई है। यदि अगर सुप्रिया सुड़े अगर शरद पवार साहब की बच्ची नहीं होती, तो अजित दादा को पूरा श्रेय मिला होता। उनका उत्तराधारी रहते थे वो। हकीकत है। मेरी कमाई हुई, मतलब ये जायदाद की लड़ाई थी जिसमें जनता पिस गई। जायदाद बोले तो ये पॉलिटिकल जायदाद जो नाम के लिए लड़ाई जा रही है। आज मैं नहीं समझता कि ये सब चोरी करके, आप चोरी करके, घृणा करके, झूठ बोल के जो लोगों को आप लोगों ने जो आज पार्टियों में शामिल किया है, और नाम आज भारत की एक महिला होने के नाते आप क्या बोल पाएंगी इस बारे में जो रवि पराते जी कह रहे हैं? रवि भाऊ ने जैसे बोला वो तो मुझे उनका थोड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि देखो जैसे शिंदे सर ने शिवसेना फोड़ी, वैसे अजित पवार भैया ने भी राष्ट्रवादी फोड़ी। ये कहाँ तक सही है? ये तो जनते के वो फोड़ी फाड़ी तो बात अलग हो गई। इनका कहना है कि सुप्रिया सुड़े चूंकि एक महिला है, महिला होने के नाते शरद पवार जी की वो उत्तराधिकारी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? बन सकती है। तो ये तो महिला की अस्मिता की लड़ाई हो गई। हाँ, तो महिला की अस्मिता की लड़ाई पे फिर आपका क्या बोलना है? देखिए, महिला की जो लड़ाई है वो उनकी बेटी है, सही है ना? और जरूरी थोड़ी ना है कि वो उनकी बेटी नहीं लड़ सकती है, ऐसा कुछ। वो उनकी उत्तराधिकारी तो हो सकती है ना। चलिए दर्शकों, हम ये सवाल आपके बीच में छोड़ रहे हैं कि अजित दादा गुट के जो हमारे नागपुर में वो मध्य नागपुर के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, उनका कहना ये है कि ये पवार वर्सेस पवार नहीं, पवार वर्सेस सुप्रिया सुड़े की लड़ाई हुई, क्योंकि ये कहते हैं कि अब जो है सुप्रिया सुड़े वो शरद जी पवार की
उत्तराधिकारी नहीं है, लिहाजा क्योंकि हिंदू संस्कृति और पद्धति के अंदर में लड़कियों को उनका अधिकार बाप के नाम से नहीं दिया जाता है, इसलिए इनका ये मानना है। इसके और आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि ये सवाल हमने इसलिए रखा है कि बीजेपी और साथ में शिंदे गुट जो है वो हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी, हिंदुत्ववादी सोच और हिंदुत्ववादी धारणा के ऊपर में सरकार बनाने के लिए एकजुट हुए थे, और उसी हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी के अंदर जाकर के अजीत दादा पवार की सेकुलर साइकोलॉजी जो है वो ख़त्म हो गई है, जो बात कल तक छुपी हुई थी। आज हमारे डिबेट शो में एक्सक्लूसिवली जो इनकलाब समाचार पे आप देख रहे हैं उसमें आपको दिखाई दे रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हुए शो को हम जानना चाहेंगे। रवि भाई ये बताइए कि 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है, तो ये विधानसभा का चुनाव में क्या आपकी पार्टी अलग युति से अलग होकर लड़ेंगी या युति की चंद सीटों की खैरात पे लड़ेंगी? देखिए, पहले तो मैं आपको वो जो आप पिछला सवाल पूछ रहे थे उसको विनती पूर्वक आपसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि उन्हीं के पार्टी की जो कि राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस के इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्षा है सोनिया दुहान, उन्होंने खुद यह आरोप लगाकर उनके पद का इलेक्शन होने के बाद, जबकि इलेक्शन के समय पे उन्होंने कोई राजीनामा दिया नहीं था, खुद सूरज अपना धीरज शर्मा जो कि राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस, वो तो हम उनके जो उनके पार्टी के प्रवक्ता आएंगे उनसे पूछेंगे या हम कभी आपको उनके सामने बुलाएंगे, उस वक्त में बात करेंगे। अभी जो हमने सवाल किया कि अजीत दादा पवार जो है, अजीत दादा पवार अभी युति में लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे? आपने जो हिंदुत्ववादी का जो वर्ड वहां पर बीच में लाया, हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी पे ही सरकार बनी। सोनिया दुहान के हिंदू नहीं है क्या? धीरज शर्मा हिंदू नहीं है क्या? हिंदू नहीं है, वो हिंदू है ना। हमने कब बोला? आपने उनको कैसे बोल दिया कि पवार फैमिली से नहीं है? इलेक्शन देखिए कैसा रहता है, पवार फैमिली से नहीं है, आपने बोला पवार फैमिली से वो है ना। लेकिन पवार वर्सेस पवार की लड़ाई क्यों नहीं माना? उस संस्कृति में जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो दूसरा सरनेम यूज करके तो वो बाप की उत्तराधिकारी नहीं बन सकती, संसार चलाती है। वो बाप की अधिकारी इलेक्शन में ही क्यों? इलेक्शन में ही क्यों? घर में करे ना, परिवार है, इतना बड़ा पवार फैमिली है। महाराष्ट्र में ऐसी कोई फैमिली नहीं है जितनी बड़ी पवार फैमिली है। पवार फैमिली में करे ना। लेकिन जब लोगों के सामने जा रहे थे तो एक सहानुभूति लेके जा रहे थे कि पवार साहब के नाम पर हमें वोट दीजिए। पवार साहब ने इतने सालों से जो है बारामती में काम किया। मैं खुद बारामती में प्रचार के लिए गया था, लेकिन बारामती में जिस प्रकार से वो लोग प्रचार करते हुए दिखे, वो लोग यही प्रचार कर रहे थे कि माननीय शरद पवार साहब ने महाराष्ट्र में इतना बड़ा नाम कमाया है तो माननीय शरद पवार साहब के नाम पर हमें वोट दीजिए कर। आप कह रहे थे कि विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। वोट मिले हैं सुप्रिया ताई को, वो माननीय पवार साहब के नाम पर मिले हुए हैं। और इसका जो भी आकलन है ये आपको मैं बताना चाहूंगा। सुप्रिया ताई का अपना कोई सियासी वजूद नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं शरद पवार साहब के बगैर? सुप्रिया ताई का कोई सियासी वजूद नहीं है, ऐसा मैच नहीं। तो मेरे पहले सोनिया दुहान और धीरज शर्मा जो कि उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, जो राष्ट्रीय राजकारण में है, जो दिल्ली का राजकारण देखते हैं, दिल्ली का ऑफिस संभालते हैं, उन्होंने खुद राजीनामा देकर, राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर राजीनामा दे रहा है सुप्रिया ताई का नाम लेकर डायरेक्टली, तो मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता क्या मेरे तरफ क्या रिजाइन देके अजीत दादा ग्रुप में आ गया है क्या? वो देखिए सोनिया दुहान अभी तक के अजीत दादा ग्रुप में आए नहीं है। सूरज चौहान अपने धीरज शर्मा जी पिछले बारी अजीत दादा ग्रुप में उन्होंने प्रवेश किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि मैं कोई भी दबाव में यहाँ पर प्रवेश नहीं कर रहा हूँ। मुझे सुप्रिया ताई का जो दायित्व सुप्रिया ताई को दिया गया पवार साहब ने, वो मुझे पसंद नहीं आया। उसके रोष में मैं अपना राजीनामा देकर अजीत दादा के साथ में काम करना चाहता हूँ, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया। और सोनिया दुहान जी अभी भी कहीं नहीं गई है। सोनिया दुहान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीयवादी विद्यार्थी कांग्रेस की, जो कि उन्होंने स्पष्ट रूप में रोते हुए बताया है, बड़े बड़े न्यूज चैनलों के सामने, बड़े बड़े पत्रकारों के सामने अपना विषय रखा है कि मैं जो हूँ। चलिए वो सोनिया दुहान जी के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमारी चर्चा जो है मौजूदा वक्त में जो सियासत हो रही है उसके ऊपर है। और अभी आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें क्या अजीत दादा की पार्टी पूरा 288 सीट पे एक साथ चुनाव लड़ेंगी या यूटी में लड़ेंगी? थोड़ी सी सीटों पे कंप्रोमाइज करेंगी, क्या करेंगी? जैसा अभी सिर्फ 4 सीट पे कंप्रोमाइज किया गया वैसा ही कंप्रोमाइज रहेगा? नहीं, देखिए अभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। पहली महायुति में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से माननीय अजीत दादा, माननीय प्रफुल्ल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के सामने अजीत दादा की अगर चलती तो जो 48 सीटों का बंटवारा हुआ, कम से कम उसमें 12 सीट मिलती ना।
देखिए ऐसा है कि चार हमारे पे समझौता थोड़ी करते हैं। हमारे पास सिर्फ एक खासदार था। सुनिए आप, हमारे पास सिर्फ एक खासदार था, एक सांसद के रहते हुए भी उधर हम 4 सीट हम लेकर आए। शिंदे साहब के पास कितने खासदार थे ऐसे, वो भी तो पार्टी तोड़ के आए थे ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास सिर्फ एक ही सांसद था, फिर भी हम 4 नहीं तो 5 सीट लेकर आए। हम परभनी की सीट भूल रहे हैं, जो कि रासप, वहां पर हमने रासप को सपोर्ट देके वहां पे लड़वाए हैं। तो ऐसे 5 सीट जो है वो अजीत दादा 12 क्यों नहीं, 5 क्यों? समझौता तो बहुत झुकते की है ना फिर। नहीं, कोई अजीत दादा झुके नहीं है। देखिए महायुति की सरकार वैसी ही चल रही थी महाराष्ट्र में, उनको दादा का कोई सपोर्ट की वहां पर ऐसा नहीं था कि दादा के सपोर्ट से नई और एक सरकार बिठालना है। फिर क्यों गए सरकार में, जब था नहीं तो क्यों गए? विषय नहीं था। देखिए मोदी जी की जो कार्यकुशलता है, मोदी जी के ईडी की कार्यकुशलता, कोई ईडी की, सीबीआई की, ईडी की, पुलिस की, कोई पुलिस की कोई कार्यकुशलता नहीं है। दादा के ऊपर में जितने भी आरोप हुए हैं वो पूरे राजकीय आरोप है, और ऐसे आरोप का खुद है। तो मोदी जी ने दादा के पार्टी में जाने से पहले भोपाल में, मध्य प्रदेश में अपने भाषण में खड़े होकर 70,000 करोड़ के कृषि घोटाले का इल्जाम लगाया था। खुद प्रधानमंत्री ने विधानसभा के समय खुद प्रधानमंत्री ने राजनीति में 26 जून देखिए मैंने आपको बताया कि लोकशाही में कुछ भी होता है, और आरोप उन्होंने लगाए थे। 26 जून उन्होंने आरोप नहीं लगाए थे। फिर विधानसभा में देवेंद्र जी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्टता रखी थी कि इस जो आरोप लगाए थे वो आरोप एकदम राजकीय स्वरूप दे करके, देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वरूप आरोप लगा रहा है। वो राजकीय बताया उन लोगों ने। तो राजकीय मतलब झूठे आरोप लगाए। आप ऐसा बोल रहे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आरोप लगाए थे उसमें मुझे बताइए कहाँ अजीत दादा पवार का नाम था? अरे अजीत दादा पवार के नाम से तो प्रधानमंत्री ने कहा था भोपाल में 26 जून। बताना चाहता हूँ, अजीत दादा पवार का नाम नहीं लिए थे प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन ये जरूर कहा था कि आपके बगल में उस समय में प्रधानमंत्री जी विधानसभा के प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में गए हुए थे, भोपाल राजधानी में, और वहां पे उन्होंने 26 जून की बात है, मैं तारीख और समय बता रहा आपको, 26 जून शाम को 4 बजे के समय की बात है। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि सबसे भ्रष्ट पार्टी आपके बगल में महाराष्ट्र राज्य है, सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी नेशनल कांग्रेस पार्टी। ऐसा उस समय में नेशनल कांग्रेस पार्टी के एजेंडे के रूप में अजीत दादा पवार उस साथ में शरद पवार जी के साथ में थे, और उस भाषण में यह कहा था कि 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला अक्खा भारत में पता है, यह सिर्फ अजीत दादा ने किया हुआ था। ये क्यों आप बोल रहे हैं? और इसी सवाल पे रवि भाई इसी सवाल के ऊपर इसी सवाल तो किसका नाम लिया था? 70,000 करोड़ उन्होंने राष्ट्र मैं बता एनसीपी पे था, उन्होंने नहीं पूरी एनसीपी पे था, उन्होंने एनसीपी का नाम लिया था। ये और दूसरी बात ये है कि जो देवेंद्र भाई है, एनसीपी में अनेक नेता है, लेकिन अजीत दादा का उन्होंने कोई नाम वहां पर नहीं लिया गया था। आप एक बार और अच्छे से देख सकते हो। किसको साफ किया गया? वॉशिंग मशीन में किसका? काहे की वॉशिंग मशीन? देखिए कैसा है, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलाई किसकी हुई? जैसे ये लोग वॉशिंग मशीन बोलते ना, तो ये पहले ईवीएम भी करते थे। अभी जरा इनकी सीट बड़ी है, ऐसा लगता है राहुल जी को कि हमारी सीट अभी जरा बड़ी है, तो अभी ये लोग ईवीएम भूल गए हैं। वैसे ही कुछ दिनों में ये लोग वॉशिंग मशीन भी भूल जाएंगे। अभी प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा था, जिस समय में उन्होंने अपना लोकसभा का जो नेता के रूप में जो अभी शपथ विधि ली उन्होंने, उस समय में उन्होंने कांग्रेस को उद्देश्य के बोला था कि भैया ये अभी ईवीएम का नाम नहीं ले, लेकिन हमारे देश के राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में हम ईवीएम की लड़ाई जारी रखेंगे, ये हमें पता है और हम ये करके दिखाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये चर्चा आगे चलती रहेंगी। फिर कभी और आपके सामने हम ऐसी ही और चर्चाओं को लेके आते रहेंगे। इस चर्चा को आपने कितना पसंद किया वो हमें आप लाइक के बटन से बताएं कि आपको ये चर्चा पसंद आई या नहीं आई है। और इस चर्चा के संबंध में जो भी आपके कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट में सिर्फ शब्दों का उपयोग अच्छे से कीजिएगा। गोदी मीडिया के कमेंट के तरह कमेंट मत कीजिएगा, और ना ही IT सेल के वाले जो कमेंट होते हैं वैसे मत कीजिएगा।
ये सभ्य प्लेटफॉर्म है, इनकलाब समाचार इसका नाम है, और इनकलाब समाचार पे हर एक वक्ता प्रवक्ता को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। हर एक पार्टी का वक्ता प्रवक्ता अपनी बात को रख सकता है, लिहाजा जो भी पार्टी के वक्ता प्रवक्ता अपनी बात रखना चाहते हैं, इनकलाब समाचार उनके लिए खुला है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पे आप बात करके हमारे साथ हमारे स्टूडियो आके अपने बात रख सकते हैं। इसके अलावा भी सामाजिक तौर पर अगर कोई किसी उत्पीड़न का शिकार है तो उस उत्पीड़न के शिकार की आवाज़ कहीं नहीं सुनी जा रही है तो इनकलाब समाचार ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी आवाज़ को बुलंद करेगा, लोगों तक पहुंचाएगा और लोगों तक पहुंचाकर आपको इंसाफ दिलाने के लिए कंधे से कंधा लगाकर आपकी लड़ाई को लड़ने में हमेशा आपका साथ देगा। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, हम अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे स्टूडियो में जो मेहमान तशरीफ़ लाए उन सबका शुक्रिया। अविनाश भाई आपका शुक्रिया, मैम आपका शुक्रिया, रवि भाई आप भी तशरीफ़ लाए उसका शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर कभी आपके सामने इन्हीं मेहमानों के साथ फिर एक नई डिबेट में इन्हीं पैनलिस्ट के साथ किसी और पैनलिस्ट के साथ भी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।